हमारे लोगों ने हमें और मोटिवेट किया, तो हमने पूरे जैन समाज के लिए जो हमारे जो प्रताप नगर के रहते हैं करीब 700-800 परिवार हैं, उनके लिए हमने ये व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराई है और इसका हमें बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिला। आज हम 4 से शुरू हुई, आज 50 मेंबर्स हम उनको सर्विस ये दे रहे हैं, तो हम इसके लिए बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हमारा ये सब इसका नेतृत्व हमारे जो सतीश जी जैन है, अध्यक्ष है सेठी जी, उनका काफी मार्गदर्शन और उनका जो वो सपोर्ट है, उसकी वजह से यहाँ पूरी टीम बहुत ही एकता के साथ अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो मेरे को इसका और संयोजक बनाया, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास जो भी आएगा, हम पूरे यहाँ के आसपास व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डाल रहे हैं सूचनाएं कि भाई हम आपको कोई भी ऐसा पेशेंट हो, पूरा परिवार आ गए, उनको हम पूरा घर पे ही सब सुविधाएं देंगे। हमें एक डॉक्टर साहब मिले हुए हैं, वो पूरा हमें 24 घंटे सर्विस दे रहे हैं और सेवाएं कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मेडिकल एडवाइस दे रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो इनके लिए डॉक्टर्स को बहुत धन्यवाद, जो हमसे जुड़े हुए हैं लोग उनको बहुत धन्यवाद। और आज ये जो कार्यक्रम में डॉक्टर साहब हमारे आई हुई हैं, मोनिका जी और संजय जी, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात को धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं सभी लोग। देखिए, मानवता खतरे में है एक तरह से देखा जाए पूरे विश्व की। तो इस समय पर जो इंसान काम कर सकते हैं वो ये है कि कोरोना के लिए जागृति करें, और जो भगवान कार्य कर सकते हैं वो डॉक्टर्स कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे बीच में वही भगवान स्वरूप 2 डॉक्टर्स हैं जो आज जागरूकता का यहाँ काम करेंगे। ऋतु जी, आप बताइए, हम इसके अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करें। हाँ, हम स्टार्ट कर सकते हैं, फिर अब जो ज्वाइन करते जाएंगे वो कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहली बातचीत जो हम कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करने जा रहे हैं। नीरज भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना के लिए अवेयरनेस। कोरोना हमें 1-1.5 साल हो गया, अब तो लगता है हम अनुभव भी प्राप्त कर लिया है, लेकिन ये कोरोना बहुत परेशान कर रहा है हमें। और इस समय पर कोरोना का क्या इलाज होना चाहिए, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संजय अजमेरा जो हमारे बीच में वरिष्ठ फिजिशियन और सर्जन है, जयपुर के जाने माने। डॉक्टर साहब नमस्कार। पहला प्रश्न यही है कि कोरोना का क्या इलाज होगा, क्या करना चाहिए इसके लिए विशेष? सबसे पहले तो मैं आदिनाथ जैन सेवा समिति और हमारे जो मीडिया पार्टनर है समाचार जगत, इनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस जो विपदा का समय है, जब एक कोरोना महामारी ले चुका है, उस समय ऐसे वक्त पर इन्होंने एक जागरूक अभियान चलाया है और हमें बोलने का मौका दिया। अनिल जी, सबसे पहले तो ये जो हमने इसका जो टाइटल रखा है, आवाज आ रही है मेरी? जी बढ़िया। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो हमने हमारा इस प्रोग्राम का टाइटल रखा है वो रखा है बी केयरफुल नॉट बी फियरफुल। हमें केयरफुल होना है, हमें घबराना नहीं है बीमारी से। क्या हो रहा है, मीटिंग जल्दी ऐसे अटेंड नहीं हो रहा। इस बीमारी में सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि आदमी बहुत घबराया हुआ है, बहुत चिंताग्रस्त हो रखा है। उसकी वजह से क्या है कि उसकी इम्यूनिटी पावर भी जो है बहुत कम हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं इसका प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सबसे पहले इसका जो है लक्षण की तरफ मैं जाऊंगा। तो जैसा कि और बीमारियों के अंदर जो फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, वो ही इस बीमारी के अंदर इसके सिम्टम्स है, जैसे कि जुकाम, खांसी, बुखार एवं बदन दर्द करना, सर में दर्द होना, एटनिया होना, मांसपेशियों में खिंचाव होना। और इसके साथ साथ जो नए सिम्टम्स हमारे इस कोरोना के अंदर देखने का है वो है एब्डोमिनल पेन होना और कई बार मोशन, मरीज के जो है लूज मोशन होना। ये भी इसके अंदर एक तरह के लक्षण पाए गए हुए हैं। इस पूरी बीमारी के अंदर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये पूरी बीमारी 15 दिन की बीमारी है, 14 दिन की बीमारी है, जो कि पहले दिन लक्षण आने के साथ ही शुरू हो जाती है। पहला जो लक्षण है वही इसका टेस्ट है, RT-PCR बाद में है। मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले लक्षण आता है जुकाम, खांसी, बुखार या बदन दर्द करता है, सबसे पहले वो अपने आप को दूसरे परिवार के सदस्यों से दूर होकर अपने आप को आइसोलेट कर लें, बिल्कुल आइसोलेट कर लें, दूसरे मरीज से बिल्कुल दूरी बना के रखें और एक अलग कमरे के अंदर रहें और बाद में अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें और अपना इलाज पहले दिन से ही स्टार्ट करें। हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। कई बार क्या होता है, मरीज ये सोचता है कि मेरे तो ये ऐसे गला खराब हो गया या मेरे अभी पेट में ऐसे
ही हो रहा है, मैं दवाई ले लेता हूँ, जाता है दुकान पे जाता है और वो दवाई लेकर आ जाता है। संजय जी एक बार के लिए बीच में विराम, 1 मिनट के लिए विराम चाहूंगा। ऋतु जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोग जैसे राजकुमार जी जैन साहब को, ये उनका माइक ऑन है, डिस्टर्ब हो रहा है, माइक बंद कर दीजिए प्लीज, प्लीज माइक बंद कर दीजिए बाकी लोग। अच्छा चलो तो बात कर लेंगे, इसको अटेंड कर लो तुम, ठीक है, सेमिनार को अटेंड कर रहा हूँ। आप अपने माइक बंद कर लीजिए। ऐसे सभी लोग, आप सभी से आग्रह है कि होस्ट से भी आग्रह है कि सभी को एक बार म्यूट कर दें। और डॉक्टर साहब बोल रहे हैं अदरवाइज क्या सेशन में कनेक्टिविटी नहीं होगी, तब तक हमको इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सर्व नहीं हो पाएगा। जी जी बढ़िया बढ़िया, सब लोग प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू, शुड आई कंटिन्यू? यस सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहला लक्षण ही पहला टेस्ट है हमारा। जुकाम, खांसी, बुखार कुछ भी अगर हम होता है तो हम मान लें कि हमें कोविड हो गया है, हम दूसरे मरीजों, दूसरे परिवार के सदस्यों से हम अपने आप को आइसोलेट कर लें, एक कमरा एक अलग से कर ले, वेंटिलेटेड रूम हो, उसके अंदर हम शिफ्ट हो जाए। और दूसरी बात है कि हम हमारे डॉक्टर को कांटेक्ट करें, हमारा पहले दिन जो हुआ है उसके अनुसार हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। दूसरा जो इसके अंदर चीज है वो ये है कि हम 1-2 दिन निकलने के बाद हमारा जो है RT-PCR करें। RT-PCR जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो टेस्ट होता है वो हम करवाएं, कोविड का जो टेस्ट होता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई है टेस्टिंग के लिए कि हमारी रिपोर्ट 3-3 दिन में जाके मिल रही है, तो उसके अंदर समय बर्बाद नहीं करें, पहले दिन लक्षण आते ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। ये नहीं कि मेरा RT-PCR आएगा, पॉजिटिव आएगा तब मैं कोरोना का ट्रीटमेंट चालू करूंगा। हमारे पास दवाइयां मौजूद है जो कि इफेक्टिव है अर्ली फेज के अंदर, तो वो हम दवाइयां पहले दिन से स्टार्ट करें और वेट बिल्कुल भी नहीं करें, पहली चीज। दूसरी चीज मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि इसके अंदर जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट 5 दिन है उसके उस दौरान जो पहले जो 5 दिन है वो सबसे इम्पोर्टेंट 5 दिन है। इसी के अंदर हमको पता लगता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, सीवियरिटी की तरफ जा रहे हैं या हमारे लक्षण ठीक हो रहे हैं। तो इस टाइम सबसे जो जरूरी चीज है वो हमें खुश रहना है, बी चीयरफुल नॉट फियरफुल, ये मैं कहना चाहता हूँ। आदमी को बहुत खुश रहना है, इस दौरान हमको म्यूजिक सुनना है और हमको अगर कोई धर्म ज्ञान की अगर कोई चीज है, जैसे जैनी लोग हैं तो पाठ भी कर सकते हैं, और बिल्कुल अपना ध्यान बिल्कुल एक अलग तरीके से लगाना है। हमको ये नहीं सोचना कि मेरे क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो ये होता है कि हमारी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है। पहले 5 दिन में अभी भी लोगों को कहना चाहता हूँ कि पहले 5 दिन में कुछ नहीं होगा आपको, पहले 5 दिन में आपकी कोई तबीयत पे, शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा। मनीष जी एक बार इनको बोले सबको म्यूट करें अपने अपने ये। ऋतु जी से रिक्वेस्ट है एक बार सबको म्यूट कीजिएगा प्लीज। पहले जो सबसे पहले जो कहूंगा कि पहले 5 दिन जो है, मनीष जी आवाज आ रही है मेरी? अभी डिस्टर्बेंस डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा है, डिस्टर्बेंस एक्चुअली बहुत ज्यादा है। 1 मिनट प्लीज होल्ड ऑन। जी ऋतु जी आप मुझे को होस्ट बना दीजिए प्लीज, मुझे को होस्ट बना दीजिए। हाँ 1 मिनट। सभी से हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज अपने माइक अनम्यूट म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं वो सबको सुनाई नहीं देगा और लाभ नहीं मिल पाएगा। जो इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास किया है जो श्री आदिनाथ जैन सेवा समिति सेक्टर 17 प्रतापनगर ने, वो अच्छा नहीं होगा, फ्लॉप होगा। चलिए अब ठीक है डॉक्टर साहब, सभी लोग अब आपकी आवाज सुनाई दे पा रही है। प्लीज डॉक्टर साहब को भी आप अनम्यूट कीजिएगा, डॉक्टर संजय अजमेरा और मोनिका जैन और नीरज जी, हम चारों को अनम्यूट कर दीजिएगा जी। कुछ साथी हमारे देर से जुड़े, हम उन्हें फिर से एक बार याद बता देते हैं। अब एक बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है, हमारे बीच में 2 बहुत अच्छे प्रोमिनेंट डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, और डॉक्टर संजय अजमेरा का माइक भी अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। नीरज जी मेरे को होस्ट है और साथ में डॉक्टर मोनिका जैन है। हम सभी यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा एक बड़ा अच्छा सेशन अटेंड कर रहे हैं इस समय पर। डॉक्टर साहब संजय अजमेरा जी सर जी। मैंने अब तक जो कहा कि सबसे पहले मरीज अपने आप को जो है आइसोलेट कर ले, टेस्ट की हम बाद में देखेंगे।
पहले दिन आते ही, सिम्टम्स आते ही पहले दिन जो है वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करे, अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करे और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करे। दूसरे परिवार के सदस्यों से वो अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर ले। दूसरे तीसरे दिन जाके, जो दूसरा दिन होता है उसमें जाके वो जा सकता है RT-PCR टेस्ट कराने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि मेरे को कोविड हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये टेस्ट कराने से पहले मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो हैं अपने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लें। पहले दिन जो है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद भी क्या है, RT-PCR टेस्ट के लिए भी बहुत भीड़ लग रखी है, 3-3 दिन में जाके रिपोर्ट आ रही है, उसका कोई वेट नहीं करे, अपना ट्रीटमेंट जो है पूरा चालू रखें। पहला 5 दिन जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें हमारा कुछ भी शरीर को बिगड़ना नहीं होता है, हम बिल्कुल खुश रहे। बार बार के अंदर हम जाके हम देखते हैं कि मरीज जो है जा जाके पल्स ऑक्सीमीटर लगा लगा के अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन करने की इतनी बार बार में कोई जरूरत नहीं है। पहले 5 दिन में आपको कुछ भी नहीं होना है, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, ये चीज आप रख लें। पहले 5 दिन आपको बहुत चीयरफुल रहना है, फियरफुल नहीं रहना है। केयरफुल रहना है, केयरफुल ऐसे कि परिवार के और दूसरे सदस्य आपसे इन्फेक्ट नहीं हो, इसलिए आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। दूसरा, डॉक्टर साहब इसमें मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, माफ कीजिए डॉक्टर साहब, एक बात जानना चाहूंगा। आपने कहा चीयरफुल रहना है, फियरफुल नहीं रहना, लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि हमारे बहुत से साथी चीयरफुल होने के साथ साथ बाजारों में निकल जाते हैं तो फियर छोड़ देते हैं और वाकई में मास्क वगैरह सब भूल जाते हैं। तो क्या ये उचित प्रवृत्ति है? मैंने इसीलिए वर्ड यूज किया है, केयरफुल होना है, चीयरफुल के साथ साथ केयरफुल होना है। ठीक है, वी शुड बी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फॉर अदर। ओके, राइट सर। पहले जो 5 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमारे को बताते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, सीवियरिटी की तरफ जा रहे हैं, माइल्ड से मॉडरेट हो रहे हैं या मॉडरेट से सीवियर हो रहे हैं बाद में जाके। तो पहला जो 5 दिन होता है वो वायरल रेप्लिकेशन का फेज होता है। इस दौरान कोई आपका ऑक्सीजन नहीं गिरता है, कुछ नहीं होता है, आप केवल खुश रहें और स्वस्थ होने की कामना करें, अच्छा म्यूजिक सुने और बिल्कुल चीयरफुल रहें। मैं पहले 5 दिन के लिए कहना चाहूंगा। और दूसरा, अपना ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर के कहे अनुसार उसको चालू कर दें। दूसरी बात, हमको कब CT स्कैन कराना है, लोग बाग पहले दिन ही CT स्कैन करा लेते हैं, ब्लड टेस्ट कराना है, अब उसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। क्योंकि CT स्कैन जो टूल है वो टूल कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। वो CT स्कैन हम इसलिए कराते हैं कि मरीज की सीवियरिटी क्या हो रही है, उसको आगे ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं है। और वो भी हम 6ठे दिन, 5 दिन कंप्लीट होने के बाद 6ठे दिन उसको एडवाइस करते हैं 6 से 7 दिन के अंदर, जबकि वायरस जो जाके लंग्स के अंदर जाता है और अपना इफेक्ट छोड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले 5 दिन खत्म होने के बाद चालू होता है वो CT स्कैन का रोल आता है। वो भी तब आता है जब मरीज के फीवर, कफ और ये 5 दिन के अंदर सब चीजें बढ़ रही हो, तब जाके 5वें 6ठे दिन के बाद में उसका रोल आता है। अदरवाइज कई हमने देखा है मरीज कई जो है 3 दिन के बाद ही फीवर खत्म हो जाता है और वो सही फील करने लग जाता है, तो उसके बाद भी हम यही कहेंगे कि उसको CT स्कैन कराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 3-4 दिन के बाद या 4-5 दिन के बाद आपका फीवर बिल्कुल खत्म हो जाता है, कि आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, आप ठीक होने के कदम पे चल चुके हैं, ये बात आप दिमाग के अंदर डाल लें। ठीक है, तो दूसरा जो वीक होता है उसके अंदर जरूरत पड़ती है हमको बाकी टेस्ट की। एक CT स्कैन हो गया, बाकी ब्लड टेस्ट की, वो भी तब चढ़ती है जब हमको लगता है कि हम जो है जो शरीर से बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे हैं, हमारी खांसी बढ़ रही है, हमारे फीवर बढ़ रहा है, हम ठीक नहीं हो रहे हैं, तब जाके इन टेस्ट की जरूरत पड़ती है। और उसी दौरान और दूसरे जो हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है जिससे कि मरीज ऑक्सीजन डेप्लीशन की तरफ नहीं जाए, वो हमको जो है इसके अंदर सचेत होकर जो है आगे का ट्रीटमेंट हमको स्टार्ट करना पड़ता है। और इसी टाइम जो है CT स्कैन और बाकी की जो कोविड के जो पैरामीटर्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत उपयोगी जानकारी आपने दी है। अब डॉक्टर मोनिका जैन से हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को अगर कोविड हुआ है तो, और या फिर कोई मदर जो फीडिंग मदर है उसको अगर कोविड हुआ है तो किस तरह के प्रिकॉशंस रखने होंगे, इसके बारे में डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, प्रेग्नेंट लेडी को सबसे पहले तो सबका जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जैन समाज के द्वारा और इससे बहुत लाभान्वित होंगे लोग, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो डेटा कह रहा है, जो रिसर्च आर्टिकल्स कह रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी में यूजुअली कोविड अनकॉमन है, बहुत ज्यादा कोविड देखने को नहीं मिला है। उसका उन्होंने कारण भी डिटेल में बता रखा है, क्योंकि यहाँ पे हम जनरल पब्लिक हैं तो वो कारण मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि उसका एक रीजन है कि बहुत माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज ही देखी गई है प्रेग्नेंट वुमन में। प्रेग्नेंट वुमन में पहली बार तो कोविड देखा नहीं गया और देखा गया है
तो उसको भी वही प्रोटोकॉल फॉलो करना है कि सबसे पहले आइसोलेट होना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और मास्क लगाना है। देखा गया है प्रायर कि अगर वो प्रेग्नेंट लेडी है और लैक्टेटिंग मदर है, सपोज प्रेग्नेंट लेडी की तो एक बात हो गई कि उसमें माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज देखी गई है, कुछ ही प्रेग्नेंट लेडी में एबॉर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, अगर थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा हो तो प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस हो सकते हैं। अदरवाइज लैक्टेटिंग वुमेन पे अगर हम आए, जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि फीडिंग बंद मत कीजिए, लेकिन आपको मास्क लगा के फीड करना है और बच्चे को अपने पास नहीं सुलाना है। सिर्फ फीडिंग के टाइम ही बच्चे को लेकर मास्क लगाकर अपना प्रॉपर मास्क लगा के बच्चे को फीड कराएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। तो ये बहुत ही उपयोगी जानकारी यहाँ पर हमें मिल रही है। हम सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत करते हैं। श्री आदिनाथ जैन सेवा समिति सेक्टर 17 प्रताप नगर द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी यहाँ पर मौजूद हैं और जिनकी सक्रियता से ये कार्यक्रम संभव हुआ है। अगला प्रश्न हम पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब से, फिर से संजय अजमेरा जी से पूछ रहे हैं सर कि होम केयर, मान लीजिए एक तो पता कब चलना है कि होम केयर में रहना है कि हॉस्पिटल जाना है, और कितने दिन तक फिर होम केयर रहना है, और जो लोग कोविड नहीं है घर में वो क्या करें, वो क्या प्रिकॉशन लें कि उन्हें ना हो? होम आइसोलेशन का तो ये है मनीष जी कि सबसे पहले तो जो है उस पेशेंट के अंदर 5 दिन इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया कि 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिसाइड करते हैं मरीज जी कि वो किस तरफ जा रहा है। 5 दिन का मतलब ये है कि अगर पेशेंट के 3-4 दिन बाद उसको लगता है कि फीवर कुछ भी नहीं आ रहा है, मेरा कफ भी कम हो गया है, तो वो निश्चिंत रहे, बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। 6-7वें दिन अगर मरीज को ये लगता है कि मेरा फीवर कंटिन्यू चल रहा है, बहुत तेज आ रहा है, खांसी भी पहले से ज्यादा बढ़ गई है, खांसी के अंदर बलगम आ रहा है, शरीर बहुत ज्यादा टूट रहा है, तो उसको जो है सीटी स्कैन से अपनी सीवियरिटी पता करें। बाकी के जो कोविड पैरामीटर्स है जिसमें इंपॉर्टेंट सीआरपी है, मैं सबसे पहले मनीष जी ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ क्या है कि लोग बिना डॉक्टर की सलाह के जो है इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, वो भी बहुत कॉस्टली होते हैं। तो 5-5 हजार रुपए का एक कोविड का पैकेज होता है जो कि वो सब लोग करा रहे हैं, उसको अननेसेसरी कराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 मार्कर्स है हमारे पास जो कि सीआरपी और डी डाइमर है। इसके अलावा 5वें-6 दिन हमको और किसी मार्कर की जरूरत नहीं है। IL-6 लोग बाग कराते हैं, IL-6 अकेला 2000 रुपए का एक टेस्ट है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस 5वें दिन नहीं है, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट 200-300 रुपए का सीआरपी का टेस्ट होता है। अगर कोई गरीब आदमी है तो 200-300 रुपए का सीआरपी का अपना टेस्ट कराए। सीआरपी अगर उसको लगता है कि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है तो फिर अपने डॉक्टर से सलाह लेके कोई स्टेरॉइड्स कुछ ऐड करने हैं तो वो कर ले, या रेमडेसिविर अवेलेबल है तो वो इंजेक्शन वो भी लगवा सकता है। रेमडेसिविर की शॉर्टेज है तो स्टेरॉइड से भी काम चला सकता है। घबराएं नहीं, हमारे पास हर तरह के ट्रीटमेंट मौजूद है, लेकिन टाइमली अपने डॉक्टर के अनुसार वो ट्रीटमेंट लें, अपना उपचार करें, घबराएं बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके अंदर कब उसको लगता है कि वो मॉडरेट की तरफ चला गया या उसको हॉस्पिटल की तरफ जाने की जरूरत है। अब हमारे पास जरूरत आती है 5वें-6वें दिन पल्स ऑक्सीमीटर की, उससे अपना सैचुरेशन बराबर चेक करें। अगर उसका सैचुरेशन 95 के ऊपर है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 94 से अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो एक घबराहट सी हो जाती है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल डिप हो जाएगा, तब उसको जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है और आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करना है। डॉक्टर साहब, इसमें मैं जानना चाह रहा था कि आजकल एक जो सीटी स्कोर को लेके बहुत लोगों की एक टेंडेंसी डेवलप हुई है, उसको लेके कि कितना मॉडरेट है, कितना माइल्ड है, या कितना ऐसा है जिसपे हमको वरी करनी है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको जानकारी प्रदान करेंगे डॉक्टर साहब? देखिए नीरज जी, मैं कहना चाहूंगा कि वायरस जो है, वायरस अपनी छाप छोड़ेगा, ठीक है। पहला दिन सिम्टम का आते ही पहला सीटी, 5वें दिन से हमारे सिम्टम्स के जो है उसमें सीटी हमारा शो करने लग जाता है। वो भी माइल्ड सिम्टम्स जब है, जब 7 से स्कोर कम होता है तो हम उसको माइल्ड कहते हैं, ठीक है। और 7 से लेके अगर 14 स्कोर है, 15 तक स्कोर है, हम उसको मॉडरेट कहते हैं। मोर देन 15 को हम सीवियर कैटेगरी में लेते हैं। लेकिन इनके साथ सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे बाकी के मार्कर्स हमारे क्या कह रहे हैं। हो सकता है आपका चेस्ट के अंदर ज्यादा बोल रहा हो, आपके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत कम हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा सैचुरेशन। हमारा सीटी स्कैन हमको डिसाइड नहीं करेगा कि आपको जो है आपको एडमिट होना है, क्या होना है, हमारा सैचुरेशन हमको डिसाइड करता है। हम होम आइसोलेशन होके होम केयर रहते हुए अपने स्टेरॉइड्स चालू करते हैं सीटी स्कोर देखते हुए,
और ट्रीटमेंट आगे बढ़ाए। निश्चित तौर पे 7वें 8वें दिन बाकी की डिजीज कंट्रोल होगी और हमें बहुत फायदा मिलेगा। जी, शायद मीटिंग का टाइम पूरा हो रहा है मनीष जी, एक बार इसको नहीं। रीशेड्यूल कराना रहेगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अनलिमिटेड है, चिंता मत कीजिए, अनलिमिटेड है, नो प्रॉब्लम। ग्रेट। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोनिका से आप जानना चाहेंगे कि मैम जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए खाने पीने का क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए उन्हें? क्या खाना पीना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? जिनके घर में हो गया है अगर कोविड तो क्या रहे? मैं इसके बाद दर्शकों तक भी जाएंगे हम लोग। राजेश अजमेरा जी तैयार है क्वेश्चन के लिए, लेकिन उससे पहले खाने पीने के बारे में डॉक्टर साहब बताइए, क्या ध्यान रखना चाहिए विशेष? हाँ बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। जैसा कि आपको डॉक्टर संजय अजमेरा ने कहा कि जब भी कोविड हो जाता है तो हमारी मानसिक स्थिति पे बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे को भूख प्यास लगना भी बंद हो जाता है, और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो हमें जो विशेष तौर पे खाने का ध्यान रखना है वो ये है कि हमें पानी खूब मात्रा में पीना है। जूस जो खट्टे नहीं हो वो ले सकते हैं, तरबूज आप खा सकते हैं। आप अपने आप को बहुत हाइड्रेटेड रखिए और हल्का फुल्का खाना खाइए। गरिष्ठ भोजन बिल्कुल नहीं कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज मत कीजिए, क्योंकि प्राय ये देखा गया है कि कोविड की बीमारी से मेंटल स्ट्रेस बहुत हो जाता है, जिसकी वजह से हम भूख प्यास बिल्कुल खत्म हो जाती है और हम बहुत 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 सोचने लग जाते हैं, और ये सोच ही चिंता समान बन जाती है, और इससे इम्यूनिटी लो हो जाती है, और जिसकी वजह से हमें बहुत आगे दिक्कत आ जाती है, क्योंकि बीमारी बढ़ जाती है फिर इम्यूनिटी लो होते ही। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि वैसे भी जैन फूड हमेशा सात्विक माना जाता है, तो उस पर विश्वास कीजिए। रेगुलर स्मॉल मील्स लीजिए, थोड़ा थोड़ा खाइए लेकिन समय पे खाइए, और रात्रि भोजन निषेध है वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन रात को दूध भी पीजिए, और फल फ्रूट्स लीजिए, जो सीजनल फल फ्रूट्स हैं वही लीजिए। मान लीजिए एप्पल आपका कोल्ड स्टोरेज का रहा है तो बिल्कुल ना खाएं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि फल फ्रूट सब्जी जो ताजा अवेलेबल हो वही खाएं, कोई भी टिंड या कैंड या स्टोर्ड फूड ना खाएं। ये डॉक्टर साहब इससे एक आपकी एक इम्यूनिटी प्रश्न अच्छी और रहने यहाँ वाली पर है है। डॉक्टर साहब, क्योंकि हम जैन लोग बहुत सारे व्रत करते हैं, तो इस समय पूरे 24 घंटे का कोई उपवास करना उचित है कि नहीं है? ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि उपवास करने से आपकी इम्यूनिटी कम होगी। भले ही इसको जैन भाषा में या जैन शास्त्रों में लिखा हो कि इस एक दिन की फास्टिंग से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, लेकिन इस पैंडेमिक के लिए ये ट्रू नहीं है। मैं ऐसा समझती हूँ कि शरीर में ताकत होना बहुत जरूरी है, इम्यूनिटी अच्छा होना बहुत जरूरी है, और वो तभी संभव है जब आप अच्छे से खाए पिए। मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी कि ओवर ईटिंग कीजिए, मगर जो भी अपनी 3 टाइम भोजन है उसको आप जरूर लें। नाश्ता कभी स्किप मत कीजिए, और पोहा और सूजी से बनी चीजें, मैदा से बनी चीजें कम उपयोग में लाएं, क्योंकि इसमें प्राय देखा गया है कि दस्त भी हो जाते हैं। तो आप दही जरूर खाएं, ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। नारियल पानी जरूर पिए, और सीजनल फ्रूट्स खाएं। डॉक्टर मोनिका, एक सवाल और था इसमें कि आजकल बहुत जगह सुनने में आता है कि विटामिन सी और जिंकोविट आदि का प्रयोग करना चाहिए, तो ये कई लोग इसको बड़ा कैजुअल ले लेते हैं कि एक ले लिया फिर 2 दिन नहीं लिया, तो इसका क्या उपयोग है, कितना इंपॉर्टेंट है ये आज के समय में हम लोगों के लिए? कि विटामिन सी बहुत अच्छे से फाइट करने में मदद करता है, और जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक और विटामिन सी दोनों मिलके कोरोना से फाइट करने में हेल्प करते हैं। कोरोना की रेप्लिकेशन में जो वायरस रेप्लिकेशन, अगर आपकी सरल भाषा में बताऊं तो वायरस की प्रोडक्शन मतलब वायरस की कॉपीज जितनी बनेंगी उतनी ज्यादा डिजीज प्रोपोगेट होगी। तो उन दोनों को ये कंट्रोल करता है, बॉडी के अंदर क्षमता बढ़ाता है, फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। तो जिंक और विटामिन सी तो अगर आप 15 दिन तक भी लगातार लें, 20 दिन तक भी लगातार रहें, तो उसमें लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बस याद रखने अच्छा, वाली इसमें बात जैसे ये किसी है का कोई कार्डियक जिंक लेना है तो जिंक लेना है तो खाना खाने के बाद लीजिए, क्योंकि थोड़ी एसिडिटी करता है। जी, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर के जी भाई राजेश अजमेरा जी एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। राजेश जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राजेश जी अजमेरा, राजेश जी अजमेरा अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जो लोग भी प्रश्न पूछना चाहते हैं हाथ उठाइएगा प्लीज, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं राजेश अजमेरा। सर आवाज आ रही है? जी सर बोलिए प्रश्न। जी सर। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे पॉजिटिव आने के बाद 14 दिन बाद भी वापस पॉजिटिव आ जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर संजय बताइएगा,
और 14 दिन अगर हो गए और सब कुछ सामान्य है तो टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए दोबारा, और पॉजिटिव दोबारा आ गए तो क्या करना है? नहीं मनीष जी, ये जो भ्रांतियां हैं वो एक्चुअली में इन लोगों को पता ही नहीं कि गाइडलाइंस ये कहती है कि एक बार अगर आपने टेस्ट करा लिया, आपके 14 दिन पूरे हो गए हैं, तो आपको दोबारा टेस्ट कराने की, RT-PCR कराने की कभी भी जरूरत नहीं है। आप अपना आइसोलेशन ब्रेक कर सकते हैं, आप बिल्कुल डिजीज फ्री हो चुके हो, क्योंकि इसका वायरस का रेप्लिकेशन खत्म हो जाता है, आप डिजीज फ्री हो जाते हो। रही बात अगर RT-PCR आपने करा भी लिया, पॉजिटिव आता है, तो वो बिकॉज ऑफ डेड वायरस जो कि आपके अंदर शरीर में रहते हैं, क्योंकि RNA एक्चुअली व्हाट इज RT-PCR? RT-PCR एक तरीके से आपके डिजीज के RNA को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, और इसके अंदर RNA की जो कॉपीज बनती है, RNA को कन्वर्ट करते हैं DNA में, DNA की कॉपीज बनती है, कॉपीज के रेप्लिकेशन के बाद में सब वो डिटेक्ट हो जाता है। तो डेड जो RNA जो डेड पड़ा हुआ है वो भी बाद में डिटेक्ट हो जाता है। तो हम तो किसी को सलाह ही नहीं देते कि वो आप रिपीट RT-PCR कराओ 14 दिन के लिए, पता नहीं पब्लिक क्यों कराई जा रही है। हमारी तरफ से तो उसका आइसोलेशन ब्रेक हो जाता है 14 दिन के बाद। चलिए साहब, आम आदमी की भाषा में फिर से सुन लेते हैं, सभी लोग, इतने सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। अगर आपका एक बार कोरोना पॉजिटिव आया है और आप सिम्टम सारे सही हैं तो कोई जरूरत नहीं है आपको दोबारा से टेस्ट करवाने की, बिल्कुल घर में सेफ रहिए, आप सुरक्षित हैं। उसके बाद शुभी शर्मा यहाँ पर अगला प्रश्न। HRCT 9 आया था, उसके बाद 5 दिन स्टेरॉइड वगैरह दे दी और उसके कोई सिम्टम नहीं है। क्या 9 आया था? HRCT देखिए मैं आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, HRCT केवल आपको डिजीज में एक बार ही कराना है, बार बार नहीं कराना है। आपके अगर एक बार नो आ गया तो कम से कम नहीं तो वो 1 महीने तक वो नो रहेगा। हो सकता है 2-4 दिन बाद जाके 10 या 11 हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप HRCT करा के देख रहे हैं कि डिजीज बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। हम डिजीज बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, हमारे जो बाकी के जो मार्कर्स हैं, जो कि कोविड के जो मार्कर्स है, जैसे CRP है और क्या कहते हैं D डाइमर है, या फिर आगे जो प्रोग्रेसिव डिजीज के अंदर जो हमारा साइटोकाइन स्टॉर्म है उसके अंदर हम IL-6 को एज ए मार्कर देखते हैं, उन्हीं के अनुसार हम आगे चलते हैं। एक बार अगर आपने 6-7 दिन अगर एक बार आपने CT स्कैन करा लिया, प्लीज डोंट रिपीट योर CT स्कैन अगेन एंड अगेन। दूसरा टेस्ट कराएंगे डॉक्टर साहब? सर अगर ठीक है तो अगर सपोज डिजीज आपको अगर दिक्कत हो रही है तो कराइए ना सर, वरना काहे को कराते हैं आप टेस्ट? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य है सर। नहीं सामान्य है तो क्यों करा रहे हैं आप टेस्ट? आपको जरूरत ही नहीं टेस्ट कराने की। दोबारा पॉजिटिव आ गए ना सर, डॉक्टर की सलाह लीजिए आप। राजेश जी, अभी डॉक्टर साहब ने यही बताया है कि आपके शरीर में डेड वायरस है, वो बार बार भी आ सकता है, इसलिए टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आप फ्री रहिए, मस्त रहिए, सब कुछ स्वस्थ है। थैंक यू सर। डायबिटिक कोरोना शुभी आ गई है नेक्स्ट प्रश्न लेकर। शुभी सर, डायबिटिक के लिए क्या है? सर अभी 2 मिनट में लेते हैं आपका प्रश्न। शुभी नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैं कोविड पॉजिटिव थी और आज मुझे 17th डे है उसका लिए, तो मेरा क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया, लेकिन मुझे खांसी बहुत है, मतलब होता ना एक ठीक धसक जैसा, तो मुझे HRCT की रिक्वायरमेंट है या फिर और टेस्ट की या फिर इनफ है? डॉक्टर मोनिका। हाँ, आपने ऐसा कहा कि आपको 17 डेज हो चुके हैं कोरोना हुए? यस मैम, हाँ 17 डे हो गया। अब आप कैसा, आपको वीकनेस होगी बस, इसके अलावा और कुछ सिम्टम्स है? खांसी है, बुखार है, खांसी क्या चीज? नहीं मैम, फीवर नहीं है। फीवर मुझे मतलब 7th डे तक आया था और उसके बाद मुझे 14th डे 99 टेम्परेचर हुआ था, तो मेरे डॉक्टर ने कहा वो आफ्टर ड्रग फीवर है, ये टेम्परेचर वो मेडिसिन के इफेक्ट है, अदरवाइज वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप टेस्ट भी मत कराइए क्योंकि आपका 14 डेज कंप्लीट हो गया। सिर्फ खांसी है, जैसे किसी एक दिन बिल्कुल नहीं रहती और एक दिन बहुत ज्यादा, जैसे आज सुबह से बहुत एक्सट्रीम है, तो डॉक्टर ने कहा नॉर्मल मेडिसिन लीजिए क्योंकि वो 6 वीक को ले रही है इस बार जो हो रही है, जो मतलब कोविड हो रहा है, क्योंकि मुझे दिस इज द सेकंड टाइम, लास्ट ईयर भी हुआ था और इस बार भी हुआ है। तो उन्होंने बोला टेंशन नहीं है, बस थोड़ा घरेलू उपाय जो है वो लीजिए। तो बस मैं ये कंफर्म कर रही थी कि HRCT की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। आपको HRCT की रिक्वायरमेंट तभी आती है जब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल होने लग जाता है, या फिर आपके ब्लड पैरामीटर्स अगर आपने कुछ कराए हो वो इंडिकेट कर रहे हो कि आपकी बॉडी में साइटोकाइन स्टॉर्म जैसी स्थिति है। अगर आपने दोनों में से कोई टेस्ट नहीं कराया है और ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल भी आपको पता नहीं है, तो HRCT के लिए मैं आपको कैसे एडवाइस कर सकती हूँ? आप पहले बताइए ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका कितना चल रहा है? मैम वो 99 है। वो तो 99 तो शायद ही किसी का होता होगा, तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। बीच में 2 दिन आया था, हाँ 96 आया था 2 दिन, हाँ लेकिन वो डॉक्टर ने बोला कि
ठीक है देखिए, मैम। अगर परसिस्टेंट कफ रहता है और फीवर वापस डेवलप हो जाता है, देन यू गो फॉर HRCT, और उससे पहले आप ब्लड पैरामीटर्स कराइए। अगर आपको लगता है कि अभी आप ठीक फील नहीं कर रहे, तो आपको जरूर से ब्लड पैरामीटर्स पहले कराने हैं, HRCT बाद में करा रहे हैं। और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो मैं नहीं समझती आपको HRCT कराने की कोई जरूरत है। जी, इस कार्यक्रम के मैम माध्यम से हम हाँ फिर सभी को यही कहना डायबिटीज चाहेंगे, सुबी और बाकी सबको भी डायबिटीज कहना चाहेंगे कि घबराइए मत। बहुत सारे लोग सही हो रहे हैं और हम बहुत ज्यादा घबराने से ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। मुकेश हाँ जी प्रश्न शायद पूछ से। रहे हैं। हाँ मुकेश जी मैं ये कह रहा था कि डायबिटिक के लिए कोरोना पॉजिटिव है, उसके लिए कोई है इसमें अपने डायबिटिक के लिए? संजय जी, डॉक्टर संजय। नहीं, डायबिटीज में जैसे अन्य दूसरे लोग हैं वैसे ही डायबिटिक पेशेंट है। डायबिटीज के अंदर ये रहता है कि उसके अंदर थोड़ा सीवियरिटी या मॉडरेट की तरफ जाने के ज्यादा चांस होते हैं, तो प्रिकॉशन लेने की बात है, न कि घबराने की बात है। डायबिटिक हो गए तो इसका मतलब नहीं, अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल है तो आप बिल्कुल उन्हीं दूसरे लोगों की तरह हैं जैसे अन्य लोग हैं। डायबिटीज का मतलब ये नहीं कि साहब आप बहुत ज्यादा कमजोर हो गए या आपको सीवियरिटी की तरफ कोविड ले जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। पहली बात तो दूसरी बात क्या है, मैं मनीष जी एक बात चीज कहना चाहूंगा कि अभी जो है सबसे ज्यादा एक क्वेरी ये अभी आती है कि साहब हम तो बाहर निकले ही नहीं, कोविड हमें कैसे हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं तो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो हमारे घर से बाहर ही नहीं निकले तो उनको कोविड कैसे हो गया, या कोई डायबिटिक पेशेंट है या जिसकी इम्यूनिटी लो है, कैंसर पेशेंट है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको अब जो जरूरत है, जो अब एक महामारी का रूप ले चुका है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज वो है कि हमको घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। जो हम बाहर के लिए कहते थे वो अब हमको घर पे करनी पड़ेगी। मैं अगर परिवार का सदस्य घर से बाहर जाता हूँ, सामान लेने के लिए जाता हूँ या सर्विस के लिए जाता हूँ, कुछ काम के लिए जाता हूँ, मैं वापस घर लौटता हूँ, मेरे परिवार में कोई डायबिटिक पेशेंट है, बड़ा बूढ़ा है, तो मेरे को उनसे जो है दूरी बना के रखनी है। जब भी मैं उनके पास जाऊंगा तो फेस मास्क लगा के जाऊंगा। प्लीज इसको ध्यान में रखें, उन लोगों को प्रोटेक्ट करें। हो सकता है आप बाहर से वायरस लेकर आओ और उन लोगों को इन्फेक्ट कर दो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जो अभी इस टाइम पर भी बहुत जरूरी चीज है। जी, अनिल कुमार जैन साहब प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय। जी सर। हाँ जी, अनिल जी पूछिए। डॉक्टर अजमेरा साहब, मैं एक पूछ रहा हूँ, सबसे जो मेन प्रॉब्लम आ रही है कि ऑक्सीजन लेवल वाला, ये जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं लोग बाग, उसमें ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है 7-8 दिन 9 दिन तक कह रहे हैं ठीक है, उसके बाद एकदम ड्रॉप हो जाती है। एकदम ये लगता है कि सुधारे, फिर 10वें दिन 12वें दिन एकदम ड्रॉप हो जाता है और कभी और मोस्टली डेथ भी हो जाती है। तो ये पता नहीं लग पा रहा है कि ये इंटरनली क्या ऐसा स्थिति फिर बन जाती है कि डॉक्टर्स को पता नहीं लग पाता है और एकदम अच्छा कहते और फिर एकदम कोलैप्स हो जाता है। नहीं सर, इसके लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कहना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं डॉक्टर को पता नहीं चल पाता है, हम कह रहे हैं मरीज को पता नहीं चल पाता। ठीक है, मरीज को क्या पता नहीं चल पाता है, पहले 2-4 दिन तो वो केवल इसीलिए निकाल देता है कि मेरे को सामान्य कुछ हुआ ही नहीं, कोरोना हुआ ही नहीं है। वो 4-5 दिन बाद डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको दवाइयाँ लिखता है, तब तक हम ऑलरेडी जो है सेकंड स्टेज में आ जाते हैं। जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 5वें से लेकर 10वां दिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोग पहुंचते ही डॉक्टर के पास 4-5वें दिन तो हम डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम केमिस्ट से दुकान से जो है दवाइयाँ ले आते हैं। हमको ये पता नहीं है आइवरमेक्टिन की कितनी डोज देनी चाहिए, केमिस्ट को भी पता नहीं है कि वेट के अनुसार उसको दवाई कितनी देनी है। ठीक है, हम जो है पहुंच रहे हैं डॉक्टर के पास, वो पहुंच रहे हैं 3-4 दिन। कोई भी आदमी पहले दिन जाके डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ी जो गलती हो रही है, वो ये चूक जो हो रही है वो हमारी तरफ से हो रही है। उसके बाद में वो ट्रीटमेंट लेता है, ट्रीटमेंट लेने के बाद में वो उसके बाद में सैचुरेशन एकदम से कई बार जो है बाद में देखा गया है कि कम हो जाता है और उसको जो है हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब यही है कि पहले दिन सिम्टम्स को पकड़ें, ट्रीटमेंट चालू करें, 6-7वें दिन अपने पैरामीटर्स कराएं और स्टेरॉइड से जो ट्रीटमेंट हमारे पास है वो उसको चालू करें, जिससे कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़े, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़े। फिर भी अगर उसको ऑक्सीजन की थोड़ा बहुत 90 की से थोड़ा बहुत नीचे आता है, 89 की तरफ आता है, तो हमारे पास एक्सरसाइज है, प्रूनिंग एक्सरसाइज है, वो थोड़ी बहुत वो करें और एक्सरसाइज से अपना जो है अपना लेवल को सुधार करें। और बाकी बिल्कुल भी जो है इसके अंदर सोच विचार नहीं करें, घबराएं नहीं, ट्रीटमेंट हमारे पास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। शालिनी जी पूछ रही हैं अगला प्रश्न। शालिनी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। शालिनी जी, शालिनी मौर्य।
अनम्यूट कीजिए। Yes, sir. I hope I'm audible now. या डेफिनेटली यू आर Yes, ऑडिबल। yes, you are. सर मेरा प्रश्न ये है कि अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन सही है, आपको फीवर भी नहीं है, लेकिन आपको खांसी है और कफ बनता है, तो क्या डी डाइमर टेस्ट और सीआरपी करवाना जरूरी है? नहीं, इसके लिए तो मैं आपको ये कहूंगा कि पहले तो सबसे पहले आपका डे कौन सा चल रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको केवल जो है खांसी है और खांसी के अलावा और कोई सिम्टम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर 7-8 दिन हो जाते हैं तो एक बार अपना चेस्ट का HRCT जरूर करा के देख लें कि वो किस तरफ है। अगर वो ज्यादा की तरफ है, मॉडरेट की तरफ है, तो स्टेरॉइड्स और जो भी हमारी जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो हम उसको चालू कर सकते हैं, जैसे कि रेमडेसिविर, जो कि हम 10 दिन से पहले वायरल रेप्लिकेशन फेज में देते हैं, वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए 5 दिन के बाद ही बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्योंकि हमारे पास जो रेमडेसिविर दवाई है उसकी इफेक्टिवनेस पहले 10 दिन के अंदर ही ज्यादा है। 10 दिन के बाद उस ड्रग की कोई वैल्यू नहीं रहती है। रही बात डी डाइमर की, तो डी डाइमर के लिए मेरे ख्याल से मोनिका जो है, मोनिका जैन, ये ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगी। डॉक्टर मोनिका। डॉक्टर साहब ये बताइए, मोनिका जी से मैं प्रश्न को थोड़ा और विस्तार दे देता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो डी डाइमर है या L6 है, ये हम आम आदमी को सुन के हम बोलने तो लग गए, और अगर हमारा बस चलता है तो हम घर बैठे करवा भी लेते हैं, लेकिन ये है क्या एग्जैक्टली? कब करवाने चाहिए? डॉक्टर की सलाह के बिना क्या इनका कोई यूज है? देखिए, यूजुअली मनीष जी, मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि यूजुअली आजकल हर आदमी डॉक्टर बना हुआ है, क्योंकि वो डॉक्टर को सीधे रिपोर्ट दिखाता है। वो दिखाता है कि डॉक्टर साहब मेरे तो बुखार हुआ था, खांसी हुई थी, और बहुत 2-3 दिन हो गए, तो मैंने सीआरपी भी करा लिया, डी डाइमर भी करा लिया है, और IL6 भी मेरे को मेरे दोस्त ने बताया था, क्योंकि उसको उसके डॉक्टर ने बताया था। और अब मैं सोच रहा हूँ कि उससे पहले आपको एडवाइस लेना चाहता हूँ, HRCT करा लूं, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली टेस्ट है। तो डॉक्टर साहब आपका क्या ओपिनियन है? तो मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर फीवर हाई ग्रेड है और वो 5 दिन के अंदर फिर भी ठीक हो रहा है, और खांसी भी कम हो रही है, परसिस्टेंट कफ नहीं है, आपको बहुत ज्यादा बदन टूट रहा नहीं है, 5 दिन तक आपने कन्वेंशनल स्टैंडर्ड ऑफ केयर, मतलब जो एक दवाइयां 5 दिन की देते हैं कोरोना पेशेंट को, आपने फर्स्ट डे से ही वो शुरू कर दी है, और अब आप बेटर फील कर रहे हैं, तो आपको कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी मन में भय है तो सबसे पहले ब्लड पैरामीटर्स कराइए 5वें या 6ठे दिन, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे डॉक्टर संजय अजमेरा ने कहा, और अभी हमारे एक श्रोता ने प्रश्न भी पूछा था कि डॉक्टर के यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि अभी आपके पेशेंट का ऑक्सीजन बिल्कुल अच्छा चल रहा है, और फिर आपको 5-6 दिन बताते हैं कि अरे वो तो डिप हो गया और लो आपका पेशेंट गया। तो मैं आपको सबको ये बताना चाहती हूँ कि वायरस बहुत ही अलग तरह का वायरस है। इट कैन बी कॉल्ड एज हिट एंड रन। जैसे आपने किसी को एक घूसा मारा, उसके बाद गाल पे सूजन आ गई, तो ये इसका कॉन्सिक्वेंस हुआ। तो वायरस जो बॉडी में रहता है वो कुछ टाइम के लिए रहता है, लेकिन वो अपना खेल खेल के जाता है, फिर वो मर जाता है। तो वो खेल क्या है कि पहली स्टेज में तो अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो उसने वायरस को कंट्रोल कर लिया, नाक में और थ्रोट में ही उसको मार दिया। मान लो हमारी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी नहीं है, तो क्या होगा, वो वायरस धीरे धीरे अंदर लंग्स में जाएगा। जब लंग्स में जाएगा तो लंग्स में जो हवा की थैलियां होती है उसके अंदर पानी भरने लग जाएगा, और उसकी वजह से सैचुरेशन डिप होने लग जाएगा। ये होता है न्यूमोनाइटिस, या जिसको निमोनिया कहते हैं कॉमन भाषा में। उसके बाद आता है तीसरा फेज, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी फेज, जो बहुत घातक फेज होता है, जिसमें तेजी से ऑक्सीजन डिप होता है। अब इसका कारण क्या है कि बॉडी के अंदर ताकत होती है उस वायरस को मारने की, पर बॉडी के अंदर जब वो ताकत होती है सेल्स में उस वायरस को मारने की, तो साथ में नॉर्मल सेल्स में भी डैमेज होता है, लंग्स के सेल्स में भी डैमेज होता है, और उस डैमेज की वजह से खून के थक्के बनने लग जाते हैं। उस खून के थक्के बनने के कारण क्या होता है, लंग के अंदर खुद की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं फेफड़ों में। जब ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं तो ऑक्सीजन डिप होगा, और अचानक से पेशेंट मर सकता है, क्योंकि सेम तरह के थक्के हार्ट में भी बन चुके होंगे, कार्डियक अरेस्ट भी देखा गया है। तो कभी भी आप ये मन में अपने विश्वास रखिए अपने डॉक्टर के प्रति, उस हॉस्पिटल के प्रति, क्योंकि बहुत ज्यादा मारपीट डॉक्टर के साथ हो रही है, जिससे हम भी बहुत डिसहार्टेंड होते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है
हम जितने भी मैक्सिमम डॉक्टर हैं वो चाहते हैं अपने पेशेंट को बचाना, उससे क्योंकि उनका काम ही पेशेंट को बचाना है, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट है। तो अगर किसी कारणवश किसी पेशेंट को की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ कि वो उसको मैक्सिमम सपोर्ट करके भी मर जाता है, तो उसका कारण सिर्फ ये है कि बॉडी ने एक्स्ट्रा इम्यून रिस्पॉन्स शो किया, जिसकी वजह से समय पर ट्रीटमेंट मिल भी गया तो भी थक्के बन गए, जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया। तो उसको कभी भी ऐसा ना समझे कि डॉक्टर की वजह से कोई लापरवाही हुई। ये हर एक शरीर की बनावट अलग है और हर शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स या लड़ने की क्षमता अलग प्रकार की है, टेंडेंसी अलग प्रकार की है। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि प्लीज कॉन्फिडेंस मत खोइए, समय पे चेतें और आराम से अपना इलाज कराएं, अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करें। जी बिल्कुल, इस माध्यम से मंच से माध्यम से हम जरूर कहेंगे कि डॉक्टर्स पे 100% ट्रस्ट कीजिए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी पर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करें, अपने ट्रीटिंग डॉक्टर पर पूरा विश्वास करें, देन ओनली अपन यहाँ पे डेफिनेटली कोरोना से लड़ पाएंगे। प्रतीका अग्रवाल भी एक प्रश्न पूछ रही है। प्रतीका। हाँ नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन काफी डिफरेंट है। मेरा एक ये प्रश्न है कि हम बोल रहे हैं जैसे कोविशील्ड की फर्स्ट डोज और फिर कोविशील्ड की सेकेंड डोज लगाई जा रही है, इन केस किसी भी गड़बड़ी की वजह से अगर किसी पेशेंट को फर्स्ट डोज कोविशील्ड की लग गई लेकिन दूसरी बार में उसको कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन का डोज लगा दिया जाए तो क्या हो सकता है और उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये मेरे क्योंकि मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो मेरे एक स्टूडेंट ने भी यही गलती करी थी कि उसने एक बार तो कोविशील्ड ले ली और दूसरी बार कोवैक्सीन ले लिया। तो सबसे पहले मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूंगी कि आप जिस भी सेंटर में वैक्सीनेशन कराने जाएं, कृपया करके ये जरूर पूछ लें यहाँ पे कोविशील्ड लग रही है या कोवैक्सीन लग रही है। ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आप ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को, क्योंकि ऐसा कोई रिसर्च हुआ नहीं है जिसमें कि कुछ इंडिविजुअल्स को अपन ने या कुछ पर्संस को एक बार कोविशील्ड दे दी और दूसरी बार कोवैक्सीन दे दी। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात है। अगर कोई आपको एडवर्सिटी लगती है, कोई अलग तरह की फीलिंग आती है, तो आप जरूर उसका ध्यान रखें, अदरवाइज अब कुछ नहीं हो सकता और अभी आपको कुछ करना भी नहीं चाहिए। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाहर यूएस में ये कॉम्बिनेशन वैक्सीनेशन ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं, जिसमें एक बार कोई और वैक्सीन दी है और दोबारा डोज किसी और वैक्सीन की दी है। उसका डेटा जनरेट होने में टाइम लगेगा, पर क्योंकि आप ये गलती कर चुकी हैं और हमारे पास कोई डेफिनेटिव डेटा नहीं है आपको बताने के लिए कि अब क्या होने वाला है, तो आप बिल्कुल एक लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए, सच मानिए कुछ नहीं होगा, और कुछ होगा तो आप प्लीज अपने हेल्थ केयर वर्कर्स या डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा है प्रतीका ने, ऐसा हुआ नहीं होगा, क्योंकि जब हम जाते हैं वहाँ सेंटर पे तो जब आधार कार्ड से रजिस्टर हो रहा होता है तो वहां पर डेफिनेटली पूछते हैं पहले कि कौन सा लगा था पहले, फर्स्ट के बाद सेकंड का वहाँ लिखा हुआ आता है बाकायदा कि कौन सा हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष जी आप। वो सही कह रहे हैं आप, लेकिन हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स ने भी ठीक है, मैंने डॉक्टर साहब मैंने बिल्कुल सही गैस किया, प्रतीका ने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा था। चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। डॉक्टर संजय अजमेरा से पूछते हैं, डॉक्टर साहब मास्क को लेकर हम पहले दिन से अवेयर हैं, जब कोरोना नहीं था तब भी अवेयर थे, मास्क में कहाँ गलती हुई है सर हमसे, मास्क से हमने क्या गलती करी है, मास्क कौन सा लगाना चाहिए, सही मास्क क्या है, एक जानकारी दें जरूर से हमें। देखिए जो सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास है वो है मास्क, और मास्क के बाद जो दूसरा हथियार हमारे पास आया है वो है वैक्सीन। ये दो इम्पोर्टेंट पहले जो थे शुरू के अंदर हमारे 3 हथियार थे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। अब इम्पोर्टेंट क्या रह गया? मास्क रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि जो पहले जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था वो कन्वर्ट हो चुका है एयरबॉर्न इन्फेक्शन के अंदर। आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब मैं अगर किसी आदमी के पास में खड़ा हूँ, मेरे बोलने से या खांसने से मेरे ड्रॉपलेट उस आदमी को इन्फेक्ट कर देते हैं, इसलिए हमने कहा कि 6 फीट की दूरी बना कर रखें। अब जब एयर के अंदर ही वायरस आ गया तो हम उसको क्या सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो गई मास्क। वहीं पे हमसे चूक हो गई,
वो चूक क्या हो गई कि हम लोगों ने कपड़ों के मास्क लगाने चालू कर दिए। सिंगल लेयर मास्क, जो कपड़े का जो सिंपल मास्क है, जिसमें आराम से जो है वायरस पार्टिकल जो है इधर से उधर जा सकता है, खुद भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, दूसरों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन चूक हो गई वो हो गई हमसे मास्क की। तो मास्क के लिए मैं यही कहूंगा मनीष जी, मास्क के लिए मैं यही कहूंगा। जी सर, जी सर, सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सर, बताइए। मास्क के लिए यही कहूंगा कि आप मास्क जो लगाएं वो आप अच्छे वाले मास्क लगाएं, N95 मास्क लगाएं, कॉस्ट को नहीं देखें। मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में जो N95 मास्क जो बाजार में मिल रहे हैं उसकी कॉस्ट केवल 25 रुपए आ रही है। 25 रुपए, 25 रुपए इतना सस्ता है जितना कि हम कोई गुटखा खा लेते थे लोग बाग, या पान पराग खा लेते थे। गुटखा 20-25 रुपए का तो गुटखा आ जाता है, हम मास्क नहीं लगा सकते खरीद के। तो सबसे शर्म की बात यह है कि हम बहुत हल्के मास्क लगा रहे हैं, उसी को धो के हम उसको मुंह के ऊपर लगा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि घर में या बाहर कहीं भी जा रहे हैं इस टाइम, तो आप अच्छे मास्क लगाएं। N95 मास्क जो होता है ये 4 लेयर का मास्क होता है या 5 लेयर का मास्क होता है। इसके अंदर पॉलीप्रोपाइलिन जो है उसको मैटेड और वोवन इसके अंदर यूज किया जाता है, और यही इफेक्टिव रहते हैं। ये आपको दूसरे से भी बचाते हैं और आपको अपने आप से जो इन्फेक्शन दूसरों को जा रहा है उससे भी बचाते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो मास्क जरूर से 3 लेयर 4 लेयर मास्क लगाएं, कपड़े के मास्क अवॉइड करें। अगर लगाना भी पड़ रहा है तो 3 मास्क चाहिए। मास्क की कॉस्टिंग मनीष जी, जो मास्क N95 मास्क में कहना चाहूंगा, जो पहले 100-150 रुपए का मिलता था मास्क, अब केवल मात्र जो है 20-25 रुपए में आपको N95 एक साइंटिफिक जो मास्क है वो आपको एक मिल जाता है। तो आप व्हाई शुड यू यूज क्लॉथ मास्क? फैब्रिक मास्क क्यों काम में ले रहे हैं? अच्छा मास्क काम में लें जिससे कि आपके अपने परिवार और खुद भी बचे। N95 मास्क की टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड कितने टाइम तक लगाना चाहिए एक सिंगल? सर मास्क तो मैं कहूंगा कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप बिल्कुल मास्क हमेशा लगा के रखना। इनका ये कहना है कि जो N95 है क्या वो रीयूजेबल है, धो के फिर लगाएं, कितने दिन तक लगाएं? N95 मास्क के लिए मैं कह रहा हूँ कि सपोज अगर आपके N95 मास्क रीयूजेबल मास्क है, ऐसे नहीं कि आपने साहब एक दिन लगाया दूसरे दिन फेंक दिया। उसको उतारने का ढंग ये है कि उसके फ्रंट पोर्शन पे आप हाथ नहीं लगाए, उतार के उसको ढंग से एक जगह टाक दे कमरे के एक कोने के अंदर, और उसको वापस में रीयूज ले लें। हम जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं हमारे पास सर 7 मास्क होते हैं, हमारे पास 7 N95 मास्क हमने ले रखे हैं, उसके ऊपर 1 से लेकर 7 दिन मार्क कर रखा है। पहला वाला मास्क हम उतार के रख देते हैं, फिर दूसरा वाला मास्क लेते हैं, ऐसे ही पहले वाला जो मास्क है उसका नंबर आता है 7वें दिन। तो 7 मास्क आप बना लें और उसी को जो है एक दिन करके पहने। अर्पणा जौहरी जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अर्पणा जी चलिए, अभी अर्पणा जी शायद नहीं जुड़ पा रही हैं। भारती जी, डॉक्टर भारती सर नमस्कार। जी एम आई ऑडिबल? यस प्लीज। सर मेरा एक ही क्वेश्चन था कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट तो आ गई है, अब कितने दिनों के बाद में फर्स्ट वैक्सीन लेना चाहिए? डॉक्टर साहब मेरे को वापस पूछेंगे प्रश्न। कोविड नेगेटिव टेस्ट आ चुका है, कोविड नेगेटिव हो गया है, अब कब लगवानी है वैक्सीन? फर्स्ट डोज। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके पास, आप मुझे पहले ये बताएं आपने कोविड टेस्ट क्यों कराया? मैम कोविड के सिम्टम्स थे और थोड़े ज्यादा सिम्टम्स थे, इसलिए हमने RT-PCR टेस्ट कराया था, और जब मैंने रिपोर्ट कराई 6 डे तो तभी मेरी नेगेटिव आ गई थी। जी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, पर मैं आपको बता दूं, इनका ये कहना है कि इनको सिम्टम्स थे। डॉक्टर साहब इनको ये कहना है कि सिम्टम्स थे तो इन्होंने टेस्ट करवाया और अब इनको वापस कराया तो नेगेटिव आ गया है, अब वैक्सीनेशन कब कराना ये बताइए। वैक्सीनेशन अगर देखिए सिम्टम्स हैं, आजकल फॉल्स नेगेटिव टेस्ट भी बहुत आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी। तो अगर कोविड के सिम्टम्स आए हैं और कितने दिन हुए हैं आपको कोविड के सिम्टम्स आए हुए, अगर आपको लगता है कि 14 दिन से ऊपर हो गए और फिर भी कोई सिम्टम्स फुल्के फुल्के आके चले गए, तो भी मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर ऐसा लगता है कि कोविड से मिलते जुलते सिम्टम्स हैं तो आपको वैक्सीनेशन को थोड़ा सा डेफर कर देना चाहिए 2 to 3 वीक्स के लिए। अगर पॉजिटिव कोई कोविड पॉजिटिव पर्सन होता है तो उसको अपना वैक्सीनेशन जो है 4 वीक्स के बाद ही कराना चाहिए, यानी कि 1 महीने के बाद ही कराना चाहिए।
हाउएवर आपके केस में ये है कि आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव है, तो अब आपको संशय है कि वेदर आपको कोविड हुआ था या नहीं हुआ था। पर अगर कोविड के सिम्टम्स है तो एटलीस्ट 2 वीक्स वेट करके फिर आप अपना वैक्सीनेशन कराइए। जी कविता जैन आपका ऑन है। कविता जी मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि ड्यू टू एनी रीजन अगर सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लेट हो जाती है तो वुड इट नॉट बी दैट मच इफेक्टिव, मे बी बिकॉज की रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा है तो? नो सी आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो 2 डोजेस के बीच में अंतराल था, पहले ये कह रहे थे कि 4 to 6 वीक्स होना चाहिए। अब आजकल न्यू गाइडलाइंस आ गई हैं, उसमें वैसे ही आजकल जो सेकंड मैसेज आता है वो 42 डेज के बाद आता है। सो इवन यू कैन डेफर अप टू 8 वीक्स। हाउएवर अगर 8 वीक्स से भी ज्यादा टाइम हो जाता है, 9 वीक्स पे जाता है, तो भी आप सेकंड शॉट लें जरूर, बिना ये सोचे कि वो इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। क्योंकि देखा गया है रिसर्चेस के थ्रू कि 2 डोजेस में अगर गैप इवन 8 to 9 वीक्स रहता है तो भी वो बहुत इफेक्टिव होता है, स्पेशली विद द कोविशील्ड। डॉक्टर भारती शर्मा प्लीज अनम्यूट कीजिए आप। डॉक्टर भारती शर्मा। मनीष जी तब तक मैं आपको ये कहना चाह रही थी, एक बात अपने जी ऑन हो गया मैम जी। यस सॉरी सर, आपको बीच में इंटरप्ट की हूँ। माय बिग क्वेश्चन इज कि आजकल बहुत सारे लोग ये मतलब आमतौर एक ट्रेडिशन बन गया है कि लोग वो कपूर को पोटली में डाल के या वो अजवाइन जो है उसको इनहेल करने के लिए कहते हैं ऑक्सीजन लेवल के लिए। तो क्या ये नॉर्मल पेशेंट्स को या जो जनरली घर से बाहर निकलते हैं उनको भी करना चाहिए? सेकंड चीज जो मैं पूछना चाहती हूँ सर, ये कि वैक्सीनेशन से हम कितना % ये अश्योर हो जाते हैं कि हम थोड़ा मतलब हमारी यदि हमें कोविड भी होता है तो उसकी सिवियरिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी? यस सर। देखिए मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जो कोविशील्ड है या कोवैक्सिन है, इसके साथ 2 क्वेश्चंस मैं कवर करूंगी। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है कि कोविशील्ड ले मैडम या कोवैक्सिन ले, तो मैं आपको कह रही हूँ कि वैक्सीन पे सबसे पहले ट्रस्ट कीजिए। उससे पहले आपने पोटली का प्रश्न किया, तो मैं आपको बता दूं कि कैम्फर या कपूर और अजवाइन को इनहेल करना और उसकी एफिकेसी को देखना कि फिर उसके बाद कोविड नहीं होगा या ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाएगा, ये सब एक तरह का आयुर्वेदिक कंसेप्ट है। अब मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो कैम्फर को अगर आप ज्यादा इनहेल करेंगे तो वो इरिटेबल सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है और एस्थमेटिक पेशेंट्स में इट कैन कॉज एस्थमेटिक अटैक। तो मैं किसी पेशेंट को एडवाइस नहीं करूंगी स्पेशली फॉर कैम्फर। एजवाइन तो एक नॉर्मल सब्सटेंस है विच इज ईटेबल ऑल्सो, उसको गर्म करके आप इनहेल करें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन कैम्फर को अगर आप रिपीटली पोटली बना के इनहेल करें, that can cause irritability, mental irritability, and in suspected patients it can also be causing asthma. So I will not recommend this. मैं इसको recommend नहीं करती। Regarding vaccination, let me tell you, vaccination का entire purpose और aim ही यही है कि कोविड इन्फेक्शन अगर हो भी जाए तो माइल्ड सिम्टम्स से ही निकल जाए लोग, ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, डिजीज प्रोग्रेस नहीं हो। और मैं आपको इसी माध्यम के द्वारा बताना चाहती हूँ डेटा के थ्रू कि कोवैक्सिन जो 11 मिलियन लोगों को लग चुकी है और कोविशील्ड जो 116 मिलियन लोगों को लग चुकी है, जो कोवैक्सिन में लगने की बात है पॉजिटिव रिपोर्ट्स सिर्फ 0.04% केसेस में आई है। ऐसे ही कोविशील्ड में भी 0.03% ऑफ द पर्संस हैव बिकम पॉजिटिव आफ्टर सेकंड डोज। ये मैं आपको सेकंड डोज के डेटा दे रही हूँ। तो टेकिंग वैक्सीन इज द ओनली सॉल्यूशन इन दिस पैंडेमिक एरिया। आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर बहुत सारी बातें ये भी बताएंगे कि स्ट्रेन चेंज हो जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे ही इसी माध्यम में पढ़ रही थी कि हम हमारे बच्चों का क्या होगा, 3rd वेव आने वाली है नवंबर में बोल रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये 2 वैक्सीन हैं, इनमें से कोवैक्सिन भी और कोविशील्ड भी एक आध स्ट्रेन को तो अभी ही खत्म कर देगी। और कोवैक्सिन के बारे में तो ये भी कहा गया है कि चारों डेटा भी है, चारों स्ट्रेन्स को वो एड्रेस कर रही है, उसका टेक केयर कर रही है। और अगर हम 3rd वेव की बात करें तो आप अपने बच्चों के लिए निश्चित तौर पे रहें, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रेन चेंज हो रहा है वैसे वैसे वैक्सीन भी अपकमिंग आ रही है जो वो स्ट्रेन को
देखते हुए ही बनाई जा रही हैं। तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, अपने फ्यूचर के लिए कोई तरह का भय मत पालिए। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, किसी भी तरह की भ्रांति को डेवलप मत कीजिए और फियरलेस रहिए, केयरफुल रहिए। बट अनिल जैन साहब दोबारा एक प्रश्न लेना चाह रहे हैं। अनिल जी, अनिल जैन साहब। मैं इसमें ये जो हॉस्पिटल वाला एक मैटर मैंने थोड़ा उठाया था कि वहाँ जाके और 15-15 दिन होके भी लोग बहुत सुधरते हैं और फिर सीरियस उसमें आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने थोड़ा ये बताया था कि घर पे ही क्वारंटाइन रहे। मैं उनकी नहीं कर रहा, मैं जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट जा रहे हैं वहाँ उनकी स्थिति ठीक होते होते बाद में डिप कर जाती है। और ऑक्सीजन लेवल, अभी एक पेशेंट अलवर में था, उसका ये ऑक्सीजन लेवल 94 चल रहा था ऑक्सीजन लगा के, फिर एकदम डिप कर गया 60 और आज डेथ भी हो गई उसकी। और पहले ठीक चल रहा था, उसका जो CT लेवल था वो 9 था और भी रिपोर्ट्स आई थी, मैंने दिखवाई थी, काफी ठीक थी। लेकिन अब ये वहाँ 8-10 दिन रहने के बाद डेथ हो गई आज उसकी। तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अनिल जी, अभी डॉक्टर साहब ने यही कहा था कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में ऐसा हो रहा है। दोबारा प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर मोनिका बताइए। हाँ, मैं आपको वही बार बार समझाना चाह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए नल में अचानक से पानी आना बंद हो गया, आप ये मान के चलिए, और ऐसे ही जो अपने फेफड़े हैं उसमें ब्लड सप्लाई खत्म हो गई। ब्लड सप्लाई खत्म होते ही क्या फेफड़ा जिंदा रह पाएगा? ये साइटोकाइन स्टॉर्म की स्टेट होती है जहां पे खून के थक्के बन जाते हैं जगह जगह, पहले फेफड़े में, फिर हार्ट में, और इससे एकदम पेशेंट डिप होता है। जिस पेशेंट में लंग काम कर रहा है और अचानक काम करना बंद कर दे, तो उसका कारण ये होता है कि उसके अंदर खून के छोटे छोटे थक्के बन गए, जिससे कि उसकी खुद की ब्लड सप्लाई कम हो गई, तो उसका वो फेलियर में चले जाएगा। ऐसे ही हार्ट में भी खून के थक्के बन जाते हैं और ये अचानक होता है। और ये कौन कर रहा है? जो इंटरल्यूकिन, जो मनीष जी ने अभी प्रश्न पूछा था, इंटरल्यूकिन 6 जो फाइट करता है वायरस को मारने के लिए, वो अपने खुद के सेल्स को भी नुकसान करता है। ऐसे ही CRP, डी डाइमर, ये सब इंडिकेट करते हैं। डी बहुत ज्यादा रेज डी डाइमर 2000 के ऊपर, ये इंडिकेट करता है कि वो प्रोसेस ऑफ ब्लॉकिंग मतलब खून के थक्के बनने शुरू हो चुके हैं, इसलिए पेशेंट अचानक चला जाता है और आपको लगता है अभी तो बिल्कुल ठीक था, ये क्या हुआ? तो ये बिकॉज ये प्रोसेस शुरू हो गया। संजय जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? जी सर। इनके जो कह रहे हैं उसके अंदर एक तो अटल सत्य ये है कि केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हमारे रिसोर्सेज फेल हो गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या हो गई, हमारे पास दवाई नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर बिना रिसोर्सेज के बेकार है। जो ये कह रहे हैं 10 डे के बाद में अगर साइटोकाइन स्टॉर्म आता है तो उसके लिए हमारे को दवाई की जरूरत होती है। जैसे एक तो पहले जो एंटीवायरल ड्रग थी रेमडेसिविर, उसकी ऑलरेडी बहुत शॉर्टेज थी। दूसरी ड्रग केवल स्टीरॉइड के बल के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पास और दूसरी दवाइयां ही नहीं है। ठीक है, इस पर डॉक्टर कम्युनिटी कुछ नहीं कर सकती, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, दवाइयां ही नहीं है। रेमडेसिविर जो एंटीवायरल ड्रग है, जो पहले 10 दिन के अंदर लगनी चाहिए मरीज को, वो बिल्कुल शॉर्टेज है, वो बिल्कुल राशन की तरह मिल रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट दवाई जो कि 10 दिन के बाद के अंदर जरूरत होती है, साइटोकाइन स्टॉर्म को जो कंट्रोल करती है, उसका नाम है टोसिलिजुमाब। ठीक है, ये टोसिलिजुमाब भी बिल्कुल शॉर्ट हो चुकी है, कहीं अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर क्या करे, डॉक्टर कहाँ से लाए? ठीक है, डॉक्टर खुद तो पैदा नहीं कर सकता है। अब ये जब दवाई शॉर्टेज हो गई तो उस मरीज को क्या लगाएं उस साइटोकाइन स्टॉर्म में? केवल हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो केवल स्टीरॉइड के बल पर लड़ रहे हैं, और जितने भी हम मरीज बचा रहे हैं वो केवल स्टीरॉइड्स के बल पे उनको बचा रहे हैं। थोड़े बहुत जो अरेंज हो जाती है, थोड़ी बहुत दवाइयां आती है, उनको लग जाती है। और दूसरी बात यह है कि आप खुद भी देख रहे हैं कि अभी कई जो मरीज हैं वो केवल ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी नहीं हो रखी जितनी डिमांड हो गई हमारे पास। इतनी ज्यादा डिमांड है कि हर पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत बाद में पड़ जाती है, और डिमांड और सप्लाई का चक्कर हो रखा है। कई बार मरीज जो है वो इस स्ट्रेस के अंदर आके भी खत्म हो रहे हैं कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, इन रिसोर्सेज के साथ ही हमको लड़ाई लड़नी है। इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बिल्कुल हेल्पलेस हैं इस टाइम। चलिए इसको देखिए, जो डॉक्टर साहब ने बोला अभी के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि प्रिकॉशन जो है, जैसा बोला गया कि लड़ने के लिए आपका मास्क, आपका जो एक्सपोजर है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहना जरूरी है, क्योंकि जब हमें पता है कि सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल,
बिल्कुल, लॉकडाउन एक कारण ये भी है कि एक बार हम इसकी चेन को ब्रेक कर दें, जो वायरस की जो चेन चल रही है एक दूसरे, उसको हम ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लॉकडाउन लगा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है बाद में वापस जैसे हम इसको चेन को वापस से लॉकडाउन खोलेंगे, बाद में निकलेंगे बाहर, तो हो सकता है वापस से वायरस वापस फ्लरिश हो जाए। चलिए, तो एक सब तरीके कुछ से चेन अच्छा को होने ब्रेक की करना ओर भी जा रहा है, ये प्रभु की माया माने, वायरस की माया माने। लेकिन माया जी एक प्रश्न पूछ रही हैं यहाँ पे हमसे। माया जी प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न है कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको वैक्सीनेशन और जो बच्चे को दूध पिला रही हैं उनको लगाने का क्या सिस्टम है, कैसे है? जी देखिए, वैक्सीनेशन जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए अभी तक इनफ डेटा इकट्ठा नहीं हुआ। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी कल की न्यूज थी कि कोवैक्सीन अब 12 साल के बच्चों में भी आप लगा सकते हो, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ये भी नहीं कहा गया कि सेफ नहीं है और ये भी नहीं कहा गया कि अनसेफ है। और सिमिलरली लैक्टेटिंग मदर्स जिनके बेबीज बहुत छोटे हैं, 8 मंथ से अबव लैक्टेटिंग मदर्स कुछ एक लगवा चुकी है, उनको अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अभी रेगुलेटरी अथॉरिटीज मतलब ICMR और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन नहीं निकाली कि प्रेग्नेंट वुमेन को या लैक्टेटिंग मदर्स को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जब तक कोई गाइडलाइन ना लिखें तब तक आप ना लगवाएं, वो ही बेटर है। जी धन्यवाद। ऋतु जी प्रश्न पूछ रही हैं अगला। ऋतु जैन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ऋतु जी। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी मीन्स जो वैक्सीनेट हो चुके हैं दैट इज वेरी गुड फॉर देम, लेकिन उनके जो बच्चे हैं उनके लिए एक अब डर पैदा हो रहा है, बिकॉज अब मीन्स रोज न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में यही सुनने को आ रहा है कि अब जो थर्ड फेज है, थर्ड वेव है, जिसके लिए अभी आप भी बोल रहे थे, वो स्टार्ट होने वाला है। मीन्स हाउ वी विल कंट्रोल आवर चिल्ड्रन, हम हमारे बच्चों को कैसे बचाएंगे इन्फेक्शन से, बिकॉज अभी उनके लिए कोई वैक्सीनेशन का प्रोविजन नहीं है। तो वो एक्चुअली है क्या ऐसा, वो जो डर है अब उसको कैसे निकाला जाए? प्रिकॉशंस तो हम डेफिनेटली लेंगे, लेकिन जैसे घर घर में पहुंच रहा है इन्फेक्शन, बिना बाहर निकले पहुंच रहा है इन्फेक्शन, तब हमें क्या करना है उसके लिए बिसाइड्स टेकिंग? बहुत अगर आप बहुत छोटे बच्चों की बात करें ऋतु जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत छोटे बच्चे मतलब 1 साल से छोटे बच्चे या 11 या 10 या 9 7-8-9 साल के बच्चे, उन केसेस में देखा गया है कि वायरस बहुत माइल्डर फॉर्म ऑफ डिजीज को ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो उनके लिए तो आप भय मुक्त रहें। जैसा कि डॉक्टर संजय अल्वेरा ने भी कहा कि मास्क और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आपका क्वेश्चन बहुत पर्टिनेंट है, बट मैं आपको बताना चाहूँ कि बहुत सारी होप भी आ रही है आगे। आपको बताऊं, आगे एक नेजल वैक्सीन आने वाली है जो हम बच्चों में भी दे पाएंगे। तो वैक्सीन डेवलपमेंट में अब एक सी चेंज होने वाला है। जिस प्रकार हम बीमारी से भयभीत हो रहे हैं, उस प्रकार हमको ये भी सोचना चाहिए कि बहुत सारा रिसर्च वर्क ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है और इंडिया में भी बहुत रिसर्च हो रही है, और हो सकता है जून में ही आपको बच्चों के लिए भी वैक्सीन मिल जाए। तो तब तक अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, खुद को वैक्सीनेट कराइए और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पार्ट पढ़ाइए, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग का पार्ट पढ़ाइए, और रेस्ट अश्योर कि बहुत जल्द बच्चों की वैक्सीन भी आ जाएगी, क्योंकि हर फेज में ट्रायल चल रहा है। तो आप ये सच माने कि जून, जुलाई, अगस्त तक आप बच्चों को सुरक्षित पाएंगे, सुरक्षित महसूस करिए। जी, डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ है। डॉक्टर प्रवीण शर्मा भी प्रश्न पूछ रहे हैं। पूछिए प्रवीण जी। मैं डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, व्हाट इज द रोल ऑफ SGOT एंड SGPT इफ देयर इज अ हाई 179 to 38, इज इट रिलेटेड टू कोरोना? कहीं ये नहीं सर, SGOT SGPT जो है लिवर एंजाइम्स है। SGOT PT की बात कर रहे हैं आप? कोरोना से रिलेटेड है? हेलो, हाँ प्रवीण जी दोबारा प्रश्न हाँ पूछिए। डॉक्टर नमस्कार, मेरा प्रश्न था, मुझे एक डॉक्टर साहब ने एक सजेस्ट किया था टेस्ट, तो मैंने मेरा SGOT और SGPT ये काफी बढ़ा हुआ आया था 179 and 238। क्या ये कोरोना से इफेक्टेड है या क्या इससे क्या लग रहा है? नहीं, SGOT PT जो दोनों लिवर एंजाइम्स हैं, ठीक है। और ये लिवर एंजाइम्स जो है आपकी दूसरी जो चीजें हैं, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हुआ लिवर के अंदर, हेपेटाइटिस टाइप कुछ पिक्चर हो, उसके अंदर ये बढ़ जाते हैं।
ठीक है, कोरोना से इसका लिंक नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना अगर बहुत ज्यादा सीवियर है, आपने कोई बहुत ज्यादा एंटीवायरल ड्रग्स ली है, तब जाके ये कोरोना के अंदर बढ़ता है। अदरवाइज कोरोना की वजह से ये फर्स्ट डे या फिफ्थ डे पे आता है, ऐसा कुछ है नहीं बेटा। SGOT-PT कोविड पेशेंट्स के अंदर इनिशियल डेज में नहीं बढ़ता है, बाद में अगर कोई दवाइयां अगर कोई लेते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स कोई लेते हैं, रेमडेसिविर है जैसे, उसके साइड इफेक्ट्स हेपेटिक साइड इफेक्ट्स हैं उस दौरान, या फिर फेविफ्लू आपने ली हुई उसके साइड इफेक्ट्स हैं उस दौरान, वो SGOT-PT बढ़ते हैं। अदरवाइज इनिशियल स्टेजेस में 6-7 दिन में या 8 दिन के अंदर हम देखें तो उसमें SGOT-PT की कोई वैल्यू नहीं है। आपको हो सकता है कोई दूसरी बीमारी हो, कोविड के सिम्टम्स नहीं। हाँ डॉक्टर, मुझे सोराइसिस है, इसलिए उसमें कई स्टेरॉइड मैंने ली हुई है। बिल्कुल और उसके इससे पहले कोविड कारण से सर आपका जो है CRP लेवल भी ज्यादा आएगा। अगर आपके सोरियासिस है तो आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं CRP, और आगे के आपके IL-6 अगर आप जाते हैं नॉर्मल से वो भी वेस्ट आएंगे, लेकिन उससे आप घबराए नहीं क्योंकि ये मार्कर्स जो हैं वो सोरियासिस में भी बढ़ जाते हैं। ठीक है नीरज जी डॉक्टर, को प्रश्न पूछ रहे थे आप, नीरज जी? नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था, जो मैं समझता हूँ अधिकांश घरों की एक समस्या है कि जब लॉकडाउन लग रहा है, घरों में मेड्स जो काम करते हैं, तो ऐसे में मेड्स को बंद कर दिया जाता है या बुलाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रिकॉशंस जरूरी होते हैं? पीरियड 2-4 दिन का नहीं है, कहीं महीना भर हो रहा है, कहीं 2 महीना हो रहा है, ऐसे में मेड्स को बंद करना या बुलाना क्या एडवाइस करते हैं डॉक्टर साहब आप इस? नहीं डॉक्टर साहब, वो तो मेन तो बात यही है कि सर, जो पहले भी मैं ये कह रहा हूँ कि कई लोग ये बोल रहे हैं कि हम तो घर से बाहर निकले ही नहीं, हमारा इन्फेक्शन कैसे हो गया। तो उसका मुख्य कारण तो यही है कि जो बाहर से जो आपके घर के अंदर आ रहे हैं वही इन्फेक्शन लेकर आ रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो हैं वो भी बहुत फ्रीक्वेंट स्प्रेडर्स होते हैं, जिनका 3-4 दिन में जिनके सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा जो स्प्रेड का कारण है वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। उनके घर में कोरोना हो जाता है, उनको खुद को तो नहीं है, लेकिन वो क्या है एज एसिम्प्टोमेटिक आपके घर में आके जो स्प्रेड कर सकते हैं। जहां तक है, अगर मेड आ रही है, आपको लगता है कि उसका आना बहुत जरूरी है, वो एसिम्प्टोमेटिक भी है, तो आप करके उससे दूरी बना के रखे, वो अपना काम करके चल जाए। उस टाइम बड़े बूढ़े उसके साथ में नहीं जुले मिले, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें घर में। मैं बार बार ये की बात कह रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग अब घर में भी हमें करना है। वो इसीलिए करना है क्योंकि हमको पता नहीं कि कौन सा आदमी एसिम्प्टोमेटिक वायरस का कैरियर है। ठीक है ना सर? जी राइट सर। रितु जैन जी से रिक्वेस्ट है, एक बार अपना अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ जी। रितु जी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव श्री आदिनाथ सेवा मंडल ने लिया है, बहुत ही शानदार ये सेशन रहा है। अगर किन्हीं के कुछ प्रश्न और विनोद कुमार जी का, और रितु जी आप क्या कहेंगी इस प्रोग्राम के लिए? और अभी एक प्रश्न और है, उसके बाद हम रितु जी पे दोबारा पहुंचते हैं। विनोद कुमार जैन साहब, प्रश्न पूछिए साहब। विनोद जी प्रश्न पूछिए। बस मनीष जी लास्ट क्वेश्चन आंसर करके फिर खत्म करेंगे। हाँ बिल्कुल सर। विनोद जी। सर ऐसा है, एक घर में सभी 4-5 मेंबर हैं बड़े बड़े, वो सारे कोरोना पॉजिटिव हैं, और एक बच्चा है छोटा 5-6 साल का, और उसको अभी बुखार आ रहा है, तो उसको क्या मतलब दवाई दें? क्या नॉर्मल किसी टेस्ट करवाने हैं या क्या दवाई देना ही है क्या? बिल्कुल सर, अगर वो बच्चे के भी बुखार आ गया तो ये मान के चले कि वो भी उसके भी कोविड इन्फेक्शन हुआ है। आप अपने, अगर बच्चा छोटा है तो पीडियाट्रिशियन से, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, उनसे सलाह मशवरा करें, उसको तुरंत इलाज क्या RT-PCR टेस्ट करवाएं? नहीं, बच्चे के अंदर कोई जरूरत नहीं है। बच्चे के अंदर, अगर मैंने पहले भी कहा है आपको, RT-PCR के चक्कर में आप नहीं पड़े, पहले दिन ही अपना इलाज चालू कराएं। डॉक्टर उनको जरूर जो है वो एज ए कोविड के हिसाब से देखते हुए दवाई चालू कर देंगे। फिर उनको एक एजिथ्रोमाइसिन और पैरासीटामोल देना है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। बच्चों में अधिकांश में देखा गया है कि बहुत ज्यादा एंटीवायरल ड्रग्स की जरूरत नहीं है, पैरासीटामोल से भी बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अच्छा जी, थैंक यू। फिर भी डॉक्टर के संपर्क में रहें, बहुत अच्छा रहेगा। रितु जैन जी, संपर्क में रहें। रितु जी। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, नवीन जी ने, और जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं और उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने। आप सभी का धन्यवाद करें। यहाँ पर आप आगे कार्यक्रम को समाप्त करें। यहाँ पे आए सभी महान लोग को मैं धन्यवाद करती हूँ, और रियली में मतलब मेरा तो कुछ इसमें बहुत ज्यादा इनिशिएटिव रहा नहीं। डेफिनेटली जो यहाँ की जैन महासमिति है और जो जैन ग्रुप बना हुआ है, उसमें डेफिनेटली जो अंकल अनिल कुमार अंकल हैं और मेरे पापा SC जैन हैं, उनका एफर्ट्स रहा है। और सिर्फ ये एक मीडियम था जिसके थ्रू हम घर बैठे लोगों को हेल्प पहुंचा सके। और डॉक्टर मोनिका अजमेरा एंड डॉक्टर संजय अजमेरा
इनफैक्ट मींस इन लोगों की तरफ से बेसिकली इनिशिएटिव लिया था कि जैसे और जगह फैसिलिटी, होम फैसिलिटी पहुंचाई जा रही है, वैसे ही कुछ अपने यहाँ भी करें, जयपुर के लोगों के लिए भी हम हेल्प पहुंचा सकें घर बैठे, क्योंकि इट्स बेटर कि हम घर लेके ही प्रॉपर प्रिकॉशंस और जो ओपिनियन, सजेशंस, एडवाइस है वो सब घर पे मिल जाए और हम घर पर ही सही हो जाए। दैट इज मच बेटर। सो आई वुड लाइक टू थैंक आपका ईच एंड बहुत अच्छा एवरीवन प्रयास रहा है, प्रेजेंट। देश के अलग अलग कोनों से भी लोग इसमें जुड़े हैं, जो बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है जी। बस ठीक मैं है, आपको थैंक यू लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगी कि अगर कोरोना को भगाना है तो लक्षणों को कभी नहीं छिपाना है, और अगर कोरोना को भगाना है तो वैक्सीन को जरूर लगाना है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये ही इस पैंडेमिक का जवाब है। तो आप सबके माध्यम से मैं वापस सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप वैक्सीन जरूर लगाएं, अपने लक्षणों को कतई ना छिपाएं और टाइमली इलाज कराएं, और डॉक्टर्स पे बहुत ट्रस्ट रखें, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल डरे नहीं, घबराए नहीं, उससे ही आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। थिंक पॉजिटिव, रिमेन कोरोना नेगेटिव। थैंक यू। नीरज भाई, थैंक्स अ लॉट, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो सेशन है डेफिनेटली इस महीने में इम्पोर्टेंट है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, उनके संपर्क में रहना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर छोटी सी भी क्वेरी है तो इस तरह के ऑनलाइन सेशंस के माध्यम से जब हम 1 to 1 इंटरेक्ट करते हैं तो अपने बारीक सवालों के जवाब जब लेते हैं तो उसको थोड़ा सा कंसीडर करके प्रिकॉशन लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि डॉक्टर्स हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी, यह साइंटिफिक सिस्टम भी अभी इस बीमारी का पूरा निदान ढूंढने में लग रहा है। अतः हमारे हाथ में जो कुछ है हम उस पर पूरा पूरा ट्रस्ट करें, हम अपने मर्यादा में रहें, अपने बच्चों को मर्यादा में रखें और अपने देश को, अपने आप को, सबको बचाएं, अपने समाज को बचाएं। ये आवश्यक है आज के समय में। बहुत बहुत धन्यवाद ऑर्गेनाइजिंग टीम को। इस थैंक्स अ कार्यक्रम का लॉट। समापन कर रहे हैं डॉक्टर्स को सल्यूट करते हुए। सभी लोग अपने मन में डॉक्टर्स को सल्यूट करें, जहां कहीं भी डॉक्टर्स मिलते हैं उन्हें प्रणाम करें और उन्हें थैंक यू बोले, क्योंकि ऑक्सीजन बन सकती है और ऑक्सीमीटर बन सकता है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं बन सकते। डॉक्टर बनने में कई सदियां लगती हैं। अच्छे डॉक्टर्स को सलाम करें, थैंक यू वेरी मच, सम्मान करें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जय जिनेंद्र। थैंक यू। हमारी तरफ से ही बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, अटेंडेंट को और डॉक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।